Good morning, dear students. So we are discussing about the Indian Constitution, and we have started making of the Indian Constitution, and now we are going to discuss about the path to Constitution. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की राह, हाउ कंट्री एंड आवर लीडर स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से उन्होंने राह पकड़ी, क्या उन्होंने किया, क्या एफर्ट लगाने शुरू किए, क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टार्ट किया. ओके, सो ओपन पेज नंबर 23. डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़, अब डिफ़िकल्टीज़ क्या थी वो हमने येस्टरडे डिस्कस किया था. और क्या था कि लाइक एक तो ब्रिटिशर्स ने जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके ऊपर छोड़ दिया कि वो पाकिस्तान जाएं, इंडिया जाएं या इंडिपेंडेंट रहे. उससे पहले इंडिया दो कंट्री में डिवाइड हो गया, दंगे चल रहे थे, धर्म के नाम पे लाखों लोग मारे गए. तो इधर से दंगे चल रहे हैं, ऊपर से प्रिंसली स्टेट्स को भी मिलाना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, सबका ख्याल भी रखना है. बड़ा टफ काम था. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the maker of Indian Constitution. Unlike South Africa, they didn't have to create a consensus about what a democratic India should look like. अब उनको साउथ अफ्रीका की तरह इस बात पे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स तो यहाँ थे नहीं, तो वाइट तो चले गए. अब तो इंडिया वालों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इंडिया के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें अपने हिसाब से करना था. मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, और इस तरह के जो कंसेंसस थे ये कब जनरेट हुए, इवॉल्व हुए? ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. और हमारे जो नेशनल मूवमेंट थे, जो आंदोलन थे, वो जस्ट फॉरेन रूल के अगेंस्ट नहीं थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी. उसमें कुछ सोशल सिस्टम के अगेंस्ट भी थे, और हर पर्सन, हर बंदा अपने अपने हिसाब से उन मूवमेंट को ले रहा था. इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. और एक क्या था, उस टाइम हम अपनी कंट्री को एक नए तरीके में ला रहे थे, हमारी पॉलिटिक्स, सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म होनी थी. देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. और उसी टाइम, अब उस टाइम ही क्या हो गया था ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, आप 10th क्लास में हिस्ट्री में 3rd चैप्टर आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ ये बात पढ़ोगे कि जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम ही लीडर अलग अलग राह पकड़ लिए. ठीक है, मुस्लिम लीडर्स को लगा कि इंडिया में अगर जब इंडिपेंडेंस हो जाएगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है और वो एक सुपरमेसी कंट्रोल कर बना लेंगे और मुस्लिम्स को दबा देंगे और इससे उनको राइट नहीं मिलेंगे, उनके राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा. इसलिए उन्होंने अलग कंट्री का डिमांड कर लिया. ठीक है, जो दलित थे यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका तो पहले से ही सेग्रीगेशन चल रहा था, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था हिंदुओं में. उनको भी लगा कि अगर अब भी हमें राइट ना मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको लग रहा था भाई जो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो एससीज को राइट नहीं देंगे, राइट तो हमें लेने पड़ेंगे. तो उन्होंने भी अपनी एक अलग राह पकड़ ली. ठीक है, तो यानी कि सब एक प्लेटफॉर्म पे थे ही नहीं, अलग अलग राह पे चल रहे थे. तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे अब लाना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, और आज भी वो डिफरेंसेस आपको अपनी सोसाइटी में दिख जाएंगे. आज भी इंडिया में कास्टिज्म ख़त्म नहीं हुआ, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ती जा रही हैं. येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. बट ऐसे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे चाहे कोई भी रिलीजन, कास्ट एंड रेस का बंदा हो, वो उन सबको एक्सेप्ट करता है, वो उन सब पे बिलीव करता है. यानी कि राइट टू इक्वलिटी, अगर सब बराबर होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो हर रेस, रिलीजन, कास्ट का बंदा ये मानता है कि हाँ सब बराबर होने चाहिए. ठीक है, तो ऐसा है कि कुछ बातों में डिफरेंसेस हैं, बट ज़्यादातर बातों पे एक्सेप्टेंस है.
As far back as 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. अब ब्रिटिशर्स पे इंडिपेंडेंस का दबाव बन रहा था, बट वो कामयाब तो नहीं चल रहा था, बट फिर भी इंडियंस ने अपने विज़न देने स्टार्ट कर दिया, भाई हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट होगा तो हम इस तरह के रूल बनाएंगे। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने और अदर कुछ 8 लीडर्स ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा, ऐसे रूल होंगे, इस तरह के राइट होंगे, ठीक है। तो 1928 में उन्होंने वो बनाया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। इसी तरह 1931 में कराची जो पाकिस्तान में जगह है, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, तब भी एक उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, भाई इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो इंडिया का होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom, equality, and to protecting the rights of minority in the Constitution of Independent India. अब दोनों ही, मोतीलाल नेहरू वाला भी और कराची सेशन वाला भी, दोनों ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 1 वोट 1 वैल्यू, सबको राइट टू वोट होगा, सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी, राइट टू इक्वलिटी सब बराबर होंगे। ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, दोनों ने ही उनको माना और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हिस्सा बनाया। Some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. The familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ ऐसे सेटअप हैं जो हमने कहाँ से देख के बनाए, जो कॉलोनियल रूल में बने थे, यानी ब्रिटिश रूल में बने थे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। ब्रिटिशर्स ने भी 1909 के बाद एक इलेक्शन सिस्टम डेवलप किया था, 1919 में भी इलेक्शन सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, बट उसमें भी उन्होंने क्या किया, जो राइट टू वोट दिया, सिर्फ कुछ लोगों को ही राइट टू वोट दिया था, सबको नहीं था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर, और उस बेस पे एक बड़ी कमज़ोर सी लेजिस्लेचर बनाई गई, यानी कि जैसे आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, इस तरह की असेंबलीज जो थी वो उस समय में बनी। Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. तो 1937 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, यानी कि वो एरिया इंडिया के जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उन एरियाज़ में क्या हुआ, इलेक्शन करवाए गए, ठीक है, 1937 में। दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट बनी थी प्रोविंसेस में, एरियाज़ में, वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन दैम। अब ठीक है, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप तो नहीं थे जो 1937 में एक प्रोविंशियल असेंबलीज बनी थी, ठीक है, बट उससे इंडियंस को एक बेनिफिट मिला, उनको एक अच्छी लर्निंग मिली, हाउ कैन दे फ्रेम देयर रूल्स, हाउ कैन दे सेट अप देयर असेंबलीज एंड अदर लेजिस्लेचर। तो उनको वहाँ से क्या मिला, आइडिया मिला, काम करने का तरीका मिला। That is why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from colonial laws. इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वही उन्हीं तरीक़ों पे हैं जो ब्रिटिश पीरियड में होते थे। ओके, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिशर्स ने 1935 में एक नया एक्ट लगाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें से भी बहुत सारे रूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने
ओनली 1935 वाले एक्ट से ही सारी बातें ली। हमने कुछ अनदर कंट्रीज से भी पॉइंट्स को उसमें ऐड किया था, डाला था, ठीक है। कुछ बातें हमने यूएस से ली, कुछ बातें हमने साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली। तो सब जगह से हमने जो अच्छी बातें थी वो एक्सेप्ट किया। Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. हमारे लीडर्स ने अनदर कंट्रीज से भी बहुत कुछ सीखा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन की जो अच्छी बातें थी वो भी ऐड की। But on our own term, many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आइडियोलॉजी जनरेट हुई थी वो चीज़ें भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएस। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि जो सरकार बनती है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनती है, पार्लियामेंट सारे डिसीजन लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सिस्टम हमने किसका देख के अपनाया है, ब्रिटेन का, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि बिल ऑफ राइट्स, ये हमने किसको देख के बनाए हैं, ये हमने यूएस को, अमेरिका को देख के बनाए हैं। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. और जो रशिया का सोशलिस्ट सिस्टम था, कम्युनिज्म सिस्टम था, यानी कि हर पर्सन इक्वल होगा, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने की, मिलजुल के काम करने की, वो हमने कहाँ से ली, रशिया से ली। Yet they were not simply imitating what other had done. अब ऐसा नहीं है वहाँ से एज इट इज़ उठा के डाल दिया, कॉपी कर दिया, उसको पहले डिस्कस किया जाता, उसको इंडियन सिनेरियो के हिसाब से सोचते थे, फिर उस पर पूरा एक डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, फिर उसको फाइनलाइज किया गया। At each step they were questioning whether these things suited for country. All these factors contributed to the making of our constitution. ये सारे फैक्टर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक रास्ता दिखाने वाले बने। आइडियोलॉजी सेट हुई, क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे रूल फ्रेम होंगे। तो एक जो हमें रास्ता मिला कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से मिला, जो ब्रिटिशर्स के सिस्टम थे वहाँ से। जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूलिंग सिस्टम, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स वहाँ से हमने लिए। अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेटर थिंग्स थे, अच्छी बातें थी, वो हमने उठाई, ठीक है। और एक बहुत बड़ा डिबेट चला, ठीक है। तरह तरह के लॉ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थे, उन सब ने अपने अपने एरिया के लोगों के रिगार्डिंग व्यू रखे, उनकी बातों को भी वहाँ पे मेंशन किया, वैल्यू दिया, और उन सब की बातों के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी बातें डाली गई, ठीक है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में को देख के ये नहीं कह सकते भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में उस कम्युनिटी के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, या इसमें तो किसी खास रिलीजन या खास कास्ट को प्रेफर किया, नहीं, किसी को भी रिगार्डिंग ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए राइट इक्वल है, सब चीज़ें इक्वल दी गई हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है, तो ये वो असेंबली है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो बेसिक डिटेल इसकी मैंने आपको दे दी है। सो हु देन वर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन लोग थे, किस बैकग्राउंड से थे, ठीक है। तो वो देखो आप, यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप देखो साइडों में कुछ पिक्चर्स बनी हैं, ठीक है। पिछले पेज पे स्टार्ट होती हैं,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचार्य, फिर आते हैं राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एच.सी. मुखर्जी एंड जी दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, और आगे भी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं। ये हम सारी डिस्कस करेंगे इन फ़ोटोज़ के बारे में भी, ये कौन लोग हैं, ठीक है। ये मेन लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। 1946 में ये मिनिस्टर भी बने। तो इन लोगों ने ही मेन रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने अपने उन्होंने रोल प्ले किए, ठीक है। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called Constitution Assembly. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, जो रूल लिखे गए हैं, वो रूल किसने लिखे हैं? वो एक इलेक्टेड बॉडी थी, इलेक्शन हुए थे पूरे इंडिया में, वहाँ से इलेक्शन होके मेंबर्स आए, और जैसे आज मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट बनती है, इसी तरह एक असेंबली बनाई गई थी इलेक्शन बेस पे, उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा नहीं है 5, 7, 10, 200 लोग अपने आप ही आके बैठ गए, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टेड लोगों ने नहीं बनाया था। वो तो क्या हुआ, जिन्होंने बास्टाइल अटैक किया, फिर वो टेनिस ग्राउंड में इकट्ठा हो गए जाके, वहाँ पे उन्होंने वो ओथ लिया था भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा कोई डिस्पर्स नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ और उन मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। तो कब बना? जुलाई 1946 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, ठीक है। फिर दिसंबर 1946 ने उन्होंने अपना मीटिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो 6 दिसंबर से उन्होंने अपने जो मीटिंग्स थे वो स्टार्ट कर दिए थे। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शुरू में मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती थी, बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बायकॉट कर दिया, भाई हमें तो अलग कंट्री चाहिए पाकिस्तान नाम से। तो वो फिर आए नहीं, तो बाकी बचे मेंबर रह गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। फिर जब इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तब क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ठीक है। तो अगस्त 1947 को क्या मिल गया हमें, इंडिपेंडेंस, ठीक है। So the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. कितना मेंबर था? 299. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. तो ये बातें आपको मैंने बताई थी। मेंबर कितना था? 299 मेंबर। 1 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये 15 अगस्त, अब यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949, ठीक है। तो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगे थे, ठीक है। So the Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तो हो गया था इस दिन, बट उसको हमने इनेक्ट कब किया, लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। और क्यों किया इस डेट को, ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये बात मैंने बताई थी। सो टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ओके।
तो ये क्या है, ये एक स्टार्टिंग है कि कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस हुए, कैसे हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन को व्यू किया, फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ओके, चलो आगे चलते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। अब क्या चल रहा है? 2020, ठीक है, यानी कितना ईयर्स हो गया? लगभग 70 ईयर्स। अब मैं आज 70 साल पहले बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मान रहा हूँ मैं? ठीक है, so we have already noted one reason about the constitution doesn't reflect the view of its member alone. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक या दो लोगों का लिखा हुआ नहीं है, वो 299 मेंबर्स की एक कमेटी थी जो पूरे इंडिया से बनी थी, जिसमें मेरे एरिया से भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव गया होगा। ठीक है, so it expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social group or political parties. ठीक है, हाँ, ऐसा कुछ कंट्रीज़ में हुआ है कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखने पड़े क्योंकि उनके कुछ बेसिक ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। ठीक है, जैसे नेपाल के अंदर क्या हुआ, जो बिगिनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसको बाद में उनको दोबारा लिखना पड़ा, उसमें कुछ चेंजेस जो हैं वो करने पड़े थे। ठीक है, इंडिया में ऐसी नौबत नहीं आई क्यों, और वैसे भी हमने अमेंडमेंट का ऑप्शन रखा हुआ है। अगर कोई नई बात आती है या कोई पुरानी बात चेंज करने वाली हो गई है तो उसको चेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। बट इतना रिजिड भी है कि अगर कोई बात इम्पोर्टेंट है या उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है तो उसे चेंज भी नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन की तरह काम करता है। ठीक है, इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। और कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू ही नहीं है, वो जस्ट क्या है, एक कागज़ के टुकड़े की तरह है, वहाँ पे कोई उसको नहीं मानता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत वैल्यू है, सारी बातें उसी के हिसाब से चलती हैं। बट नो सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स पे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, भाई ये पॉइंट इस तरह से क्यों है, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, बट कभी भी किसी लोगों ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या एक कम्युनिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लार्ज पार्ट पे या उसके लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं उठाया। ठीक है, हाँ, कुछ हो सकता है कोई एक दो पॉइंट किसी पर्टिकुलर इलाके के लिए ठीक ना हो, ठीक है, या उसमें वो सारी बातें ना आती हों। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको क्या पॉइंट लिखना है, तब ये वाला पॉइंट आपको लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया। लाइक सेवरल पर्सन क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नो लार्ज कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी किसी ने कह दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो कबाड़ है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना हो सकता, क्योंकि उसको बहुत ब्रॉड डिटेल में लिखा गया, सारी बातें उसकी जो हैं अच्छे से उसको मेंशन किया गया है, सारी वैल्यूज़ को रखा गया है। ठीक है, सब कम्युनिटीज़ के कल्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्लियर? तो ये बातें बेटा, ये मेन सी बातें आप सारी ध्यान रखोगे, जो डेट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखोगे, मेंबर्स और जो अभी अचीवमेंट बताई वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। ओके, सो आई होप आपको समझ आई हैं सारी बातें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।